अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबर जिस पर हम आपको कुछ बड़ी बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प देना चाह रहे हैं और किन लोगों का किरदार था वो बैकग्राउंड देने जा रहे हैं, वो है जो आज मोजिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने जो रिमार्क्स दिए हैं 62(1)(f के ऊपर कि ये बड़ा इसकी जो तशरीह है वो बड़ी ड्रैकोनियन है, बड़ी जालमाना और काले कानून वाली इसकी तशरीह है और ये बड़ा जालमाना वो शिक है जिसके तहत ताहयात नाअहल करार दिया गया साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को, पीटीआई के उस वक्त के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब को जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के उस वक्त। तो अब इसको लेकर बहुत बहस हो रही है, ये फैसल वाडा के केस में उनके रिमार्क्स हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं बड़ी अहम हैं जो हमें समझनी होंगी और यही वो पॉइंट है जो सबको इस पर बात करने की ज़रूरत है और सामने आनी चाहिए। ये वो नौजवान वकील हैं लेकिन बहुत ही एक्सलेंट राइटर भी हैं, लॉयर भी हैं, सालार खान। उन्होंने आज एक इस पर थ्रेड भी लिखा है और उसमें उन्होंने एक जो कोट शेयर किया एक जस्टिस होम्स का, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि ग्रेट केसेस प्रोड्यूस बैड लॉज या मेक बैड लॉज, यानी कि जो बड़े मुकदमात होते हैं उनके फैसलों से हमेशा बुरे कवानीन वजूद में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो जदीद होते हैं उनके जहन पे ये बड़ा ये सवार होता है कि जनाब हम कोई तारीखी मुकदमा सुन रहे हैं, तारीखी फैसला देने जा रहे हैं, तो वो क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा ये मुकदमात दिए गए हैं फैसल वाडा साहब के केस में, जिन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत छुपा कर इलेक्शन लड़ा। 3 साल के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस चला क्योंकि अहमद दुरानी साहब फ़खर दुरानी साहब ने तो स्टोरी की थी, द न्यूज़ के बड़े अच्छे यंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और इन द एंड उनकी स्टोरी सही साबित हुई थी। फैसल वाडा ने नहीं बताया कि उसने अमरीकी शहरियत इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर मंजूर होने के बाद सरेंडर की और इलेक्शन कमीशन से को झूठा हलफनामा दिया कि वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, क्योंकि अमरीकी शहरी के तौर पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और फिर क्योंकि झूठा हलफनामा हो तो उस पर 62(1)(f इलेक्शन कमीशन ने लगाया और वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए। आपको पता है जो फैसल वाडा साहब हैं, उनके बैरून मुल्क अपनी जदादें भी छुपाने की उनकी स्टोरी सारी मंजर आम पर आ चुकी हैं, और भी उनके माली मामला जिस तरह के हैं और जिस तरह से वो एक शेडी चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसे तारीख के गलीज तरीन किरदार को लेके फैसल वाडा साहब फिरते थे ओपनली, एक चीफ जस्टिस के घर बैठे होते थे, उसके साथ घूम फिर रहे होते थे, खाने खा रहे होते थे, उसके चैम्बर में घुसे होते थे। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ घूम फिर रहा होता था, तो आप सोचिए वो फिर चीफ जस्टिस कितना अनबायस्ड होगा। ठीक है, और फिर जो कुछ साकिब निसार ने जो गंद घोला, उस गंद के कीचड़ के नीचे सुप्रीम कोर्ट की जो सफ़ेद मार्बल्स वाली उजली इमारत है वो आज भी वो दाग नहीं धो पा रही, आज भी उसके नीचे दबी हुई है, उस बोझ तले है। तो बात यह है कि उसने अपनी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन का यानी कि फैसला। अब आज उसकी समाअत थी तो मोजिस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के ये रिमार्क्स सामने आ गए कि ये तो बड़ी जालमाना तशरीह है, बड़ा जालमाना ये है आर्टिकल 62(1)(f। तो जनाब ये 62(1)(f की तारीफ तो मोजिस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब आपने खुद की थी, और ये आप अंदाजा कीजिए ये 5 रुकनी बेंच था। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं थे, उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके साथ बेंच के आप अरकान सुन लीजिए। जस्टिस सज्जाद अली शाह, अब के चीफ जस्टिस मोजिस जस्टिस उमर ताब बंदयाल, जस्टिस
एजाजुल एहसन और एक और बदतरीन गलीज तरीन जस्टिस अजमत सईद शेख साहब। ये 5 लोग थे उस बेंच का हिस्सा। ठीक है, अब जरा आगे आइए। ठीक है, वो नहीं वो मलिक रियाज से सो कॉल्ड हुकूमत को पैसे दिलवा के वो हराम को हिलाल करवाने वाला अजमत सईद शेख, वो भी इस बेंच का हिस्सा था। ठीक है, अब आप हरकत मुलाजा कीजिए। इसमें अजमत सईद शेख ने एक 8 पेजेस का एक इजाफी नोट भी लिखा, लेकिन जो मेन जजमेंट थी जिसमें 5 जजेस ने मुत्तफिका वो जजमेंट दी, वो बेंच के सरबराह उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लिखी थी। वो इन्हीं मोजिज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने लिखी थी वो जजमेंट। और आपको पता है इन्होंने किन लोगों की राय को रद्द किया था? पाकिस्तान के बेहतरीन कानूनी दिमागों को, जिनकी प्रिंसिपल पोजीशन अनक्वेश्चन है, जिनके कैरेक्टर अनक्वेश्चन है, माली और मॉरली दोनों तौर पे, कानूनी तौर पर जिनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं। मुनीर मलिक एडवोकेट साहब, इतना बड़ा नाम, अल्लाह में जन्नत नसीब करे। आसमा जहांगीर साहबा, शायद ही उन जैसी दुनिया में या कम से कम पाकिस्तान में कोई दूसरी खातून कभी पैदा हो सके। इतनी बड़ी कानूनदान, इंसानी हकूक की चैंपियन, उनकी राय को रद्द किया गया। मुनीर मलिक की राय को रद्द किया गया। कामरान मुर्तज़ा की राय को रद्द किया गया। ठीक है, और भी दीगर कई नामवर वकला के, अली जफर जो भी सेनेटर है पीटीआई के, उनकी राय को रद्द किया गया। और इसमें अली जफर और ये मुनीर मलिक कोर्ट के अपने मुकर्रर करदा मुअव्वन थे, यानी कि माइकस थे। और पता है किन की राय को कबूल किया गया? पीटीआई के लायर बाबर अमान, जो कि पीटीआई के रुकन है। फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी के भाई भी हैं, उनकी राय को कबूल किया गया। वो भी पीटीआई का, आपको पता है, लीगल टीम का हिस्सा है, पीटीआई के रुकन है। इनकी राय, एक सियासी जमात से वाबस्ता लोगों की राय को कबूल करके उस वक्त, आज से 5 साल कबल, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया। और ये पिटीशन क्या थी? ये नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब की पिटीशन नहीं थी। ये एक वैसे पिटीशन आई कि 62(1)(f) में डिस्क्वालिफिकेशन क्या लाइफ टाइम होगी या 5 साल के लिए या कोई मुकर्ररा मुद्दत के लिए होगी। अब 62(1)(f) में यह नहीं लिखा हुआ कि डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे की होगी। वो सिर्फ कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली सो कॉल्ड सादिक और अमीन नहीं रहता। ठीक है, जो मोजिज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद फैसला 52 सफ़ों का तहरीर किया, उसमें आपने लिखा कि अगर एक रुकने असम्बली सादिक और अमीन नहीं रहा तो फिर वो ताहयात नाअहल रहेगा। यानी कि आइन में 62(1)(f) में कहीं ताहयात नाअहली नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, मुद्दत भी नहीं तय की गई थी, लेकिन ताहयात का वर्ड नहीं था। ताहयात का जो तय किया वो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने 5 जजेस, साथी जजेस के साथ मिलकर मुत्तफिका तौर पर तय किया। ठीक है, आप देखिए कि उस वक्त ये वो मौसम चल रहा था जब हर फैसला बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ को जहन में रख के ही लिखा जा रहा था और हर फैसला मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट ही जा रहा था। उनको पनामा केस में, केस पनामा का था, इकामा में डिस्क्वालीफाई किया गया 62(1)(f) के तहत। उन्होंने नैब में उनके खिलाफ केसेस रेफरेंसेस फाइल करने का फैसला दिया गया। उन्होंने नैब रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में, वो मुस्तरद की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल एक अनप्रेसिडेंटेड तौर पे एक बेंच कायम किया गया जो मियां नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के ऊपर दर्ज रेफरेंसेस के जो ट्रायल था उसकी निगरानी करेगा। मियां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत के ओहदे से नाअहल किया गया, यानी कि PMLN की सदारत के ओहदे से। मियां नवाज शरीफ के जारी करदा जो पार्टी टिकट थे सेनेट के इलेक्शन के, वो कालेदम करार दिए गए।
और जो सेनेटर पीएमएलएन के थे मियां नवाज शरीफ की साइन से जारी करदा, उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई और वो जीत के आज़ाद होकर बाप पार्टी में मोस्टली चले गए। उन्होंने पीएमएलएन को डिच किया क्योंकि वो अब उन टिकट्स के पाबंद नहीं थे जो मियां नवाज शरीफ रहते। तो ये एक लाइन, एक सीरीज चल रही थी, पूरी सुप्रीम कोर्ट बताकर नजर आ रही थी कि वो एक पार्टी की गर्दन उतारने के ऊपर तुली बैठी है। ठीक है, तो उस मौसम में ये फैसला भी आया कि मियां नवाज शरीफ के फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने के तमाम चांसेस को खत्म कर दिया गया। हालांकि बुनियादी तौर पे जो आइन बनता है वो पार्लियामान बनाती है, तो ये केस पार्लियामान को भेजा जा सकता था कि आप 62(1)(f) की तशरीह तय कर दें कि ये लाइफ टाइम है, ये 5 साल के लिए, या क्या मुद्दत है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन ये नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उधर दरवाज़ा हमेशा के लिए मियां नवाज शरीफ का बंद किया। अब आप देखिए इसमें दूसरा जो चीज़ पहलू, अब पता ना, ये पीटीआई उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद होते थे, तो ये पिटिशन लेके पहुंच गई कि जी सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट कर दिया जाए। लेकिन मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने, सलाउद्दीन अहमद साहब एडवोकेट ने आखिरी दिन उड़ा के रख दिया था पीटीआई का केस, और फिर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे। अभी जब पीटीआई फिर पिटिशन लेके गई कि आप जो लोग हमारी पार्टी के हदायत के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट करें, उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो इन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई होंगे लेकिन लाइफ टाइम हम नहीं तय कर सकते, ये पार्लियामेंट मुद्दत तय करे कि लाइफ टाइम होंगे या 5 साल के लिए होंगे, हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और यही मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में यह फैसला दिया। लेकिन उस वक्त क्या किया, उस वक्त कहा नहीं छोड़ो जी, पार्लियामान इधर ही, हम कहते हैं ये लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होगा। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, फैसला लिखा, पूरा 52 सफ़ों का फैसला लिखा, आज कह रहे हैं ड्रैकोनियन तशरीह 62(1)(f) की। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहीं पे वो सवाल पैदा होता है कि हम भी समझते हैं कि 62(1)(f) में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सियासतदानों को, अवाम को रिजेक्ट करना चाहिए वोट की ताकत से। किसी इदारे को हक नहीं होना चाहिए कि वो सियासतदानों का मुस्तकबिल तय करता फिरे। माजरत। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो असूल है, ये हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस को जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों कैसे चल रहे थे क्यों नहीं याद आते? ये असूल सिर्फ पीटीआई की दफा ही क्यों याद आते हैं? पीटीआई के किसी लॉ मेकर का केस आ जाए या इमरान खान साहब का केस आ जाए, तब भी तमाम अदालतों को अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो उन्होंने खुद तय की होती है वो बदलने का ख्याल क्यों आता है? असूली मौक़िफ़ इख्तियार करने का ख्याल क्यों आता है? अभी हाल ही में केस आया पंजाब असम्बली का, अब वहाँ पे अगेन हमजा शहबाज को हटाना था और चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम शायद बनना था। तो फिर उस बेंच पे जब वो डिस्कस हुआ तो वो जब उसमें केस पढ़ा गया तो उसमें जो नून लीग के वकला थे और दीगर बात की, उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, आप ये 18वीं तरमीम के केस के फैसले में तय कर चुके हैं। और खुद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने उस वक्त भी फैसले में लिखा था कि पार्टी सरबराह डायरेक्शन देगा कि वोट देना है या नहीं देना, किसको देना है किसको नहीं देना, नो कॉन्फिडेंस मोशन की सूरत में। और पीटीआई की दलील यह थी कि नहीं, पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी सरबराह यह हिदायत देगा, क्योंकि इधर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और दीगर जजेस, जिसमें मेन ऑथर जो थे अजमत सईद शेख साहब थे, उनके दिए हुए फैसले की रोशनी में डायरेक्शन दी थी कि जो पीएमएलक्यू के एमपीएस हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही
को वोट नहीं करेंगे और उनके वोट रिजेक्ट हो गए उस बुनियाद पे। लेकिन मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा कि हाँ, मैंने तब कहा था कि पार्टी सरबराह हदायत दे, लेकिन शायद मैं आइन को सही तरह पढ़ नहीं किया, तो ये मेरा एरर ऑफ जजमेंट था, मैंने गलत दे दी। मैं आज अपनी जजमेंट की तस्हीह कर रहा हूं, उस दिन वाली भी, और अपनी राय की तस्हीह कर रहा हूं, और कह रहा हूं कि वो हम जिसे कहते हैं पार्लिमानी सरबराह देगा, पार्टी सरबराह को जो मैंने कहा था कि पार्टी सरबराह डायरेक्शन देगा, वो मेरा एरर ऑफ जजमेंट था। और इनको ये रास्ता किसने दिखाया, जबकि अपोजिशन की तमाम जमातें बाइकाट कर गई थी, इनको ये रास्ता दिखाया अली जफर साहब ने, जो कि अगेन पीटीआई के लायर थे। तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, अगर इंसान कभी ज़िंदगी में गलती कर ले तो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही आपने उस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कि हाँ, एक जज एक आध दफ़ा अपनी गलती से रजू कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार राय बदले और उसकी राय में इनकंसिस्टेंसी हो, यानी कि तसलसल ना हो, वो इस फैसले में ये राय दे, अगले में ये राय दे, एक ही कानूनी नुक्ते पे, फिर किसी और मुकदमे में ये राय दे, एक मुकदमे में फिर एक कोई राय दे, तो ये कोई फिर अच्छा प्रेसिडेंट नहीं सेट होगा, और ये तो फिर कोई मसला है। तो आपने उस दिन भी राय बदली है, आज फिर आप अपने ही फैसले में, जिसमें आपने ही तशरीह की भी है कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, आज कह रहे हैं ये काला कानून है, क्योंकि अब फैसल वाडा साहब का केस आ गया। शायद ये बात है, ये तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ही बता सकते हैं, मैं तो एक ले मैन हूँ, मुझे क्या बता। तो बड़े काबिल जज हैं मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल, तो हमें उम्मीद है कि वो ज़रा बताएंगे कि ये कैसे पीटीआई के केसेस में ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है और दीगर पार्टियों के केसेस में ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या तय होती है, ऐसा जिसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी क्यों है, आखिर क्या मसला है, फिर इमरान खान साहब क्यों लाडले ना माने जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार की पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार ने दरखास्त दे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है ये ख़त्म करे 62(1)(f) में, और उसको 5 साल कर दे। और अब अभी तक उसकी समाअत उस तरह से शुरू नहीं हुई, और उसमें अब ये भी हो सकता है कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ये फैसला दें कि जी पार्लिमान ये मुद्दत तय करे, 5 साल करनी है, कितनी करनी है, हम नहीं तय कर सकते। तो भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तो फिर अब मामला पार्लिमान को ना भेजिए, ये भी अब आप तय कीजिए कि वो 5 साल होगी, कितनी होगी। अब आपको ये ड्रैकनियन तशरीह नज़र आ रही है, जालमाना काली तशरीह नज़र आ रही है, तो तय तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, जी पार्लिमान ने तो नहीं तय की हुई लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। आइन में तो ये जगह खाली छोड़ दी गई थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, 5 साल की है, या सिर्फ वक्ती तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन है। ये भी तो हो सकता है कि मैं एक चीज़ में मेरी बात एक गलत साबित हुई, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन इस रुकनीत के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन अगले इलेक्शन लड़ लूँ, चाहे 6 महीने बाद इलेक्शन है, साल बाद इलेक्शन है। या फिर ये होता है कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि ठीक है जी 5 साल किया है, मैं 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी 62(1)(f) वो डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अगर नहीं तय किया गया था कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकती थी कि 1 टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है और इलेक्शन फौरी बाद में लड़ा जाए। लेकिन उस वक्त तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने 52 सफ़ों का फैसला लिख दिया कि नहीं जी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अब फैसल वाडा आ गए, तो अरबोंपति फैसल वाडा, ठीक है, जो किसी दौर में खैबर गाड़ी में कराची में घूमते थे, अब उनकी गाड़ियों की और दौलत की एम्पायर ही नहीं ख़त्म होती है। वो कैसे बनी, किसने बनवाई, कभी इसकी बनी ट्रेल कोई मांग ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बड़े पर्दा नशीनों के नाम आए, ठीक है। तो बात यह है कि ये दोहरा मेयार किस किस्म का है पाकिस्तान में, और क्यों है ये दोहरा मेयार। एक आप सोचिए, फैसल वाडा जिस तरह से इलेक्शन जीते थे कौमी असम्बली का, पता चंद वोटों की लीड थी उनकी शहबाज शरीफ साहब पर, और शहबाज शरीफ साहब रिकाउंट भी नहीं वोट करवा सके थे, और ना ही इलेक्शन कमीशन में उस केस को प्रॉपर लड़ सके थे, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ थे वो तो उस वक्त सारा इलेक्शन फौज ने 2018 का मैनेज किया था।
ठीक है, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके, और फिर उसी हालात में फैसल वाडा साहब भी जीते थे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब में तो जरूरत ही नहीं थी कि पीटीआई के कैंडिडेट फैसल वाडा साहब जो फ़ौज के बहुत चहेते थे और अभी भी फ़ौज से मुज़ाकरात में पीटीआई की तरफ से फैसल वाडा एक की रोल है, उनकी रुकनीत को शहबाज शरीफ साहब ख़त्म करवा पाते। ठीक है, वो भी बिल आखिर जाके इलेक्शन कमीशन में झूठे हल्फनामे की बुनियाद पर ख़त्म हुई उनके। अब वही फैसल वाडा जो फ़ौज के बड़े करीब हैं, पीटीआई के मुज़ाकरातकार हैं फ़ौज से, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो हमारे मौजूद चीफ जस्टिस मुख्तार बंदयाल साहब को याद आ गया कि तो बड़ा ड्रैकोनियन इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई है। जब इस मुल्क का एक मुंतखब वज़ीर आज़म 1,48,00,000 वोट लिए थे PMLN ने, उसका मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का, उसको उस इकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया गया जिसकी सैलरी उसने ली ही नहीं थी और कोई इंटेंशनली भी नहीं छुपाया हुआ था, उस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन और फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अब देखिए, अब फिर मेयार बदल रहे हैं हमारी अदालतों के, जो वो तय करती है और फिर वो उसमें तसहीह करती है, करेक्शन करती है। अब फिर वो मौसम आ गया है, क्योंकि अब इमरान खान साहब के भी आने वाले दिनों में डिस्क्वालिफिकेशन के मुकदमात आएंगे, फैसल वाडा साहब के तो इस वक्त दरख्वास्त ज़ेर समात है जिस पर ये जिसे कहते हैं नादिर और ख़ूबसूरत रिमार्क्स आ गए। बहरहाल जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साहब, हम तो अदालत, सियासत और तारीख़ के तालिब इल्म हैं, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।